नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और आपका स्वागत है द फ्री प्रेस के इस कार्यक्रम दो टूक में। यहाँ दो टूक में आज हम चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार के बीच में तनातनी चल रही थी, जिसका काफी दिनों तक जिक्र होता रहा है मीडिया में और हम लोगों ने भी उस पर काफी चर्चा करी है कि उसका क्या हशर हुआ। आज की डेट में जिस तरीके के हालात जो पैदा हुए हैं, कल तक जो गतिविधियां रही हैं, उससे ऐसा जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पलड़ा भारी रहा दिल्ली दरबार के ऊपर। वो शख्स जिसको प्रधानमंत्री ने अपना नुमाइंदा बना के यहाँ भेजा था, शुरू में एमएलसी बनाए गए और चर्चा थी कि उनको वो उप मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। वो कई महीने टलता रहा वो मामला और सुनने में यह आया कि योगी आदित्यनाथ उस पर राजी नहीं है। बड़ी चर्चाएं हुई, दिल्ली से तमाम नेता आए, आरएसएस के भी नेता आए, लोगों से डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, बंद दरवाजों में, खुले दरवाजे में, फिर दिल्ली में वार्ता हुई और ये हुआ कि नहीं बस अब होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। लेकिन आखिर में उनका सरकार में किसी तरीके से उनको एंट्री नहीं मिली और कल उन ए.के. शर्मा को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े घनिष्ठ लिस्ट में जो इनर कोटरी में माने जाते थे, 20 साल से उनके साथ रहे हैं, गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, थे, रिजाइन कर दिया उन्होंने, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और यूपी में आके एमएलसी बने थे। कल उन्हें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष बना दिया गया, जो कि शायद उससे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट जॉब हो ही नहीं सकता। 16 उपाध्यक्ष यूपी की भाजपा में ऑलरेडी हैं और ये 17वें बने आज। और ये इतनी गर्मा गर्मी रही इसी बात पे कि ये देख के ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की बात उत्तर प्रदेश में नहीं सुनी जा रही है। और शुरू में जो अंदेशा था कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री की बात उन्हीं की बनाई हुई सरकार, उन्हीं के बनाए हुए मुख्यमंत्री ना सुने, लेकिन जिस तरह से ए.के. शर्मा के साथ हुआ है, और ए.के. शर्मा की बात नहीं है, बात यह है कि वो नुमाइंदे किसके थे। अगर वो प्रधानमंत्री के नुमाइंदे थे और उनके लिए प्रधानमंत्री ने एक जगह सोच रखी थी, वो साफ तौर पे मना कर दी मुख्यमंत्री ने, जिसकी वजह से उनको घुमा फिरा के पार्टी में इंडक्ट कर दिया गया किसी इनसिग्निफिकेंट काम पे। उससे जाहिर होता है कि मामला बिगड़ चुका है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। आगे किस तरीके से ये शक्ल लेता है ये तो समय बताएगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शायद पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना यह है कि केस फिलहाल क्लोज हो चुका है और पहला राउंड योगी आदित्यनाथ के फेवर में गया है। हमारे साथ इस चर्चा पे आज बैठे हैं हमारे पुराने सहयोगी साथी अतुल चंद्रा और गोविंद पंत राजू। हम बात शुरू करेंगे गोविंद पंत राजू से। गोविंद, आपका क्या ख्याल है इस पूरे मसले पे? क्या लग रहा है किस दिशा में घोड़ा ये ऊंट किस करवट बैठेगा या बैठ चुका है? देखिए, मुझे लगता है अभी ऊंट बैठा नहीं है, अभी ऊंट को बैठना बाकी है। और जिस तरह से ये मामला अभी तक दिखाई दे रहा है, हालांकि न तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ए.के. शर्मा उनके आदमी हैं और न योगी आदित्यनाथ ने कहीं सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि वो ए.के. शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, जो संकेत हैं, और राजनीति में संकेतों को ही एक तरह से संकेतों को ही सूत्र माना जाता है, उन्हीं के आधार पर। गोविंद, इस तरीके की बातें तो कहीं भी नहीं जाती हैं, संकेतों से ही समझी जाती हैं। नहीं, कई बार साफ कहा भी जाता है कि उनके आदमी हैं, लेकिन इस मामले में कहा तो नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर उनको अपने कार्यालय से और अपने पहले इतने साल तक उनका साथ रहा, फिर जब गुजरात से वो दिल्ली आए, उनको दिल्ली बुला लिया, दिल्ली में भी उनको एमएसएमई जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ऐसा विभाग में वो सचिव थे, और उसके बाद उनको
एक तरह से त्यागपत्र उनसे दिलवा कर और उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाया गया, और वो भी पीछे के दरवाजे से, यानी कि एमएलसी बनाकर। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि ए.के. शर्मा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस्तेमाल हो किसी न किसी तरह। और योगी ने अगर जब उनको विधायक बनाया गया था, एमएलसी बनाया गया था, उस वक्त कोई बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, और उसके बाद जिस तरह से उनको घर आवंटित होने की बात थी कि शर्मा को घर, जो मुख्यमंत्री आवास के बगल वाला घर है, वो उनको आवंटित हुआ और फिर वो उनके नाम से नहीं हो सका और उनको लखनऊ में कोई घर नहीं मिल पाया। ये जो संकेत था, ये कहीं न कहीं ये दिखाता था कि योगी आदित्यनाथ को ए.के. शर्मा का उत्तर प्रदेश में आना पसंद नहीं आया। तो इन दो संकेतों को समझें कि एक संकेत प्रधानमंत्री ने दिया, वो ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना चाहते थे। लक्ष्य भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह असुविधाजनक लगा, और जो महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, एक तरह से कहीं न कहीं महत्वाकांक्षाओं का टकराव हुआ। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने हमेशा अपनी जो उनके प्रति रुचि नहीं दिखाई। और ए.के. शर्मा भी लखनऊ में एमएलसी होने के बाद अब उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र ज़्यादातर उन्होंने जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ बनाया। बनारस में वो प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ वो काम करते दिखाई दिए, और अपने जो उनका गृह जिला है मऊ, वहाँ के लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की। उनके बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद ही उनके अनुरोध पर रेल मंत्री ने दिल्ली से मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी थी। तो कहीं न कहीं वो अपनी जो स्थानीय राजनीति है, पूर्वांचल की राजनीति है, उसमें वो काम करते दिखाई दिए। राजधानी लखनऊ की राजनीति में, उत्तर प्रदेश बीजेपी की राजनीति में या उत्तर प्रदेश में सरकार के कामकाज में उनका किसी भी तरह का न तो दखल दिखाई दिया, न किसी तरह की उनकी भागीदारी दिखाई दी गई, बल्कि एक तरह से बिल्कुल साफ संकेत था कि उनको यहाँ उपेक्षित किया जा रहा है। और ये उपेक्षा का दौर लंबा चला। पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली से लगातार एक के बाद एक पहले संघ के लोग, फिर पार्टी के लोग लखनऊ में आए, तमाम लोगों से बातचीत की, और ये इसको इस तरह से देखा जाने लगा कि कहीं न कहीं ए.के. शर्मा को किसी न किसी रूप में सरकार में शामिल करने की बात है। चर्चाएं ये भी हुई कि उनको गृह मंत्रालय दिया जाए, उनको नियुक्ति विभाग दिया जाए, और बातें इस तरह की भी सामने आई कि योगी ने इस पर साफ इनकार कर दिया कि अगर ये मेरे पास से चले जाएंगे तो फिर मेरा मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही क्या है। इस तरह की भी बातें हुई, हालांकि इनकी कहीं से पुष्टि नहीं हुई है। और उसके बाद फिर दिल्ली घटनाक्रम हुआ, तमाम लोगों की दिल्ली में परेड हुई, दिल्ली बुलाए गए, दिल्ली बातचीत हुई। योगी आदित्यनाथ भी तमाम लोगों से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, पार्टी के नेताओं से मिले, और उसके बाद ये इस तरह के संकेत मिले कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार वही करेंगे। और ऐसा लगने लगा कि अब जो अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें ए.के. शर्मा को किसी न किसी तरह से स्थान मिल जाएगा। भले ही वो उप मुख्यमंत्री न बने, लेकिन कैबिनेट में शायद उनको स्थान मिल जाए, इस तरह की संभावनाएं दिखाई देने लगी। लेकिन फिर अचानक जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष ने ये घोषणा करी कि जो ए.के. शर्मा हैं उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, उत्तर प्रदेश बीजेपी का, तो ये कहीं न कहीं आए थे हरे भजन को होटल लगे कपास जैसी बात हो गई कि ए.के. शर्मा आए तो थे उप मुख्यमंत्री बनने को, और बना दिए गए उपाध्यक्ष, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है उसमें उपाध्यक्ष थोक के भाव हैं, और अगर किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में 1 दर्जन से ज़्यादा उपाध्यक्ष भी मौजूद ना हो तो उसको कोई अन्यथा नहीं लिया जाता, उसको सामान्य तौर पर लिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी उपाध्यक्षों की हैसियत है। इससे ये दिखता है कि योगी फिलहाल कहीं योगी ने अपना अपर हैंड दिखाया है। हालांकि योगी राम को मानने वाले हैं, लेकिन इस मामले में जैसे अगर उनको उनके बड़े भाई के तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो उन्होंने राम की बात नहीं मानी। भरत के तौर पर वो है तो सही, लेकिन उन्होंने खड़ाऊं का इस्तेमाल बिल्कुल अपनी तरह से किया है। राम के बिल्कुल एक तरह से उनकी सारी बातों को इनकार किया, और कहीं न कहीं वो हमें महाभारत की कथा की तरफ जाते दिखाई देते, जहां दुर्योधन ने कहा था कि बिना युद्ध के तो मैं 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। कुछ इस तरह की एक तरह से हठ उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि
अब तो युद्ध ही है। अगर प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने नहीं माना है तो ये कहीं न कहीं एक तरह का युद्ध ही है। और ये जैसे महाभारत का युद्ध पूरे भारत के लिए और कम से कम जो एक वंश था उस वंश के लिए आत्मघाती साबित हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति का ये युद्ध जो है ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए आत्मघाती हो सकता है, अगर ये स्थितियां सुधरी नहीं, इनमें कोई और बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में नहीं हुआ तो। बहुत बढ़िया आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया है गोविंद, इससे बढ़िया कंपैरिजन नहीं हो सकता रामायण और महाभारत की देख करके। अतुल, आप बताइए, आपको क्या लगता है? गोविंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बहुत सी बातें सब कुछ कह दी हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो रहा है और क्या वो चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच में? देखिए, हमको तो लग रहा है कि शायद मीडिया इस सब में कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है। जो आपने कहा ना कि संकेत पढ़े जाते हैं, उनसे इशारे मिलते हैं, हमको लग रहा है कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं। अगर बट मीडिया का हमेशा काम ये होता है संकेतों को इंटरप्रेट करना और समझना, यही पत्रकारिता है। ठीक है, हम मानते हैं उस चीज को। हर चीज कही नहीं जाती राजनीति में। हम वही कह रहे हैं कि वो जो इंटरप्रेट किया है मीडिया ने, वो कहीं ना कहीं शायद गलत हो रहा है। अब सारा घटनाक्रम गोविंद जी ने बता दिया है, ठीक है। आप ये सोचिए कि अगर योगी को मतलब मोदी जी अगर बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, तो शामिल कर सकते थे। वो होम न मिलता, क्योंकि सारी चर्चा तो होम के ऊपर थी ना, कि उनको गृह मंत्रालय मिलेगा, और योगी जी उसको लेकर के बहुत वो थे। योगी जी ये भी कर सकते थे कि इनको लेकर के खेलकूद मंत्रालय दे देते, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने उनको उपाध्यक्ष बना दिया, जिसकी और भी हैसियत कम होती है। अब क्या आज की तारीख में, जब चुनाव सिर्फ 6-7 महीने दूर हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में इस तरह का ध्रुवीकरण होगा? ध्रुवीकरण ना भी कहें, हम इसको कहें कि अगर वो इस तरह से एक तरह से विभाजन के रास्ते पे चल रहे हैं। मोहन भागवत एक तरफ हैं, योगी एक तरफ हैं, केंद्र सरकार के कुछ मंत्री योगी की तरफ हैं, और मोदी, शाह, एके शर्मा, होसबले ये एक तरफ हैं। तो हम लोग अगर देखें तो पलड़ा कायदे से तो मोदी का भारी होना चाहिए, क्योंकि मोदी की जिस तरह की पर्सनालिटी है, वो तो ये सब चीजें टॉलरेट नहीं करेंगे, ना अमित शाह करेंगे। लेकिन अगर आरएसएस इनको सपोर्ट कर रहा है, भागवत इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इस स्थिति को कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि इसमें बिना वो महाभारत वाला रास्ता अपनाए इसका कोई सलूशन नहीं है। चर्चा इस बात की भी थी कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में ही रिशफल होगा, वो भी नहीं हुआ। ये बात और है कि उन्होंने जो फालतू पड़े हुए थे बीजेपी के नेता, उनको कमीशन में बैठा दिया चुनाव से कुछ महीने पहले, दिखाने के लिए कि हाँ हमें इसका वो 3.5-4 साल उनको कुछ नहीं रहा कि भाई ये कमीशन हैं SC ST OBC, इन सब में हमको लोगों को स्थापित करना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए इन सब कम्युनिटीज में। वो सब नहीं किया उन्होंने। अब ये सब कर रहे हैं, तो इसमें क्या योगी ये सब अपने आप कर रहे हैं, या योगी सब जो दिल्ली से मंत्रणा करके आए हैं उसके बाद कर रहे हैं? क्या मंत्रिमंडल के रिशफल की खिलाफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी और शाह ने और नड्डा ने कहा है? हमको नहीं लगता है कि योगी दिल्ली दरबार के अगेंस्ट अगर एक स्टैंड लेंगे तो इतना रेडिकल स्टैंड ले लेंगे जिससे पार्टी के टूटने की नौबत आ जाए। और
चुनाव यूपी में हारने की स्थिति पैदा हो जाए। तो कहीं ना कहीं या तो हम लोग गलत हैं, मतलब मीडिया गलत है, और नहीं तो ये जो हो रहा है ये हमको फिर भारतीय जनता पार्टी का इसमें जो नुकसान होगा वो परिणाम देखने को मिल जाएंगे। देखिए अतुल, आपको ये नहीं लगता ये ठीक है कि ऐसी स्थिति बन गई है? आपको लग रहा है कि नहीं नहीं वो सारे लोग एक तरफ हैं, ये एक तरफ हैं और इनकी, लेकिन ये बताइए अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ये इतने दिन वेट करने की क्या जरूरत थी? और अभी आपको ये लग रहा है कि एक्सपेंशन नहीं हुआ तो जरूरी तो नहीं है कि एक्सपेंशन ना हो। अगर 4.5 साल नहीं हुआ तो 2 महीने पर बाद हो सकता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि दरवाजे बंद कर दिए गए। और दूसरी बात ये है कि क्या आपको ये लगता है कि क्या ये मुमकिन है कि बिना सेंटर को कंसल्ट किए, क्योंकि कानूनन तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि सेंटर से पूछ के आप एक्सपेंशन करेंगे, तो अगर इनको करना ही होगा तो ये अपने आप सीधे कर सकते हैं एक्सपेंशन। दूसरी बात देखिए, ये जो कमीशन वगैरह के जो चेयरमैन बनाए, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि ये तो फैक्ट है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं कि इसको भी आप वो समझ रहे हैं, ये तो लोग स्वयं बता रहे हैं कि लोगों ने शिकायत करी, योगी आदित्यनाथ से नाराजगी जाहिर करी, एमएलएज तमाम जो मिनिस्टर्स जो मिले इन नेताओं से जो दिल्ली से आए थे, तो उनको लेकर के जो शिकायतें हुई, तो ये भी मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको शांत करने के लिए ये पोजीशंस खोल दी कि चलो ठीक है। अच्छा, लोगों को तो ये लगता है कि 6 महीने के लिए मैंने मिला तो कुछ, 4.5 साल तो कुछ नहीं मिला था। चलिए इसी आप तरीके उसको से उस तरह से देख सकते हैं हाँ। कि 6 महीने के लिए उनको कुछ मिल गया, लेकिन कैबिनेट रिशफल की जो बात हो रही थी तो वो AK शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि उनको लिया जाएगा, उनको नहीं नहीं, अब तो देखिए, अब तो वो तो मुमकिन नहीं है कि वो शामिल हो जाएं, नहीं, क्योंकि हम ये जो पहले इनका की बात फॉर्मूला कर है रहे हैं। कि 1 पोस्ट, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि 1 पोस्ट 1 पर्सन 1 पोस्ट वाली बात है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 17 वाइस प्रेसिडेंट में से एक वाइस प्रेसिडेंट को मंत्री भी बना दें। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि होने नहीं वाला ये है। पहले की वाइस पहले की प्रेसिडेंट बात, बनने से पहले की बात हम पहले, कर रहे हैं तो वो तो कि उन्होंने उस मैसेज वक्त एक तो दे दिया। आपको नहीं लगता है कि मैसेज ये चला गया है? जो भी हो, अगर गलत धारणा भी है, मीडिया की क्रिएटेड भी है, तो आप गोविंद, आपको ये नहीं लगता है कि मैसेज देश भर में चला गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो है ज्यादा चलती है बनस्बत नरेंद्र मोदी के, या ये नहीं मान लिया बिल्कुल जाए कि नरेंद्र मोदी की नहीं चलती है? नहीं, इस अभी जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें तो साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा की अवहेलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। दिख रहा है। और जहां तक हम ये कहें कि मीडिया के ये कयास हैं और हो सकता है कि हम मीडिया ज़्यादा बड़े कयास लगाने लगा है, तो मुझे इस बारे में सिर्फ मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि अगर ये सिर्फ कयास होते तो बीजेपी की तरफ से, पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कहीं न कहीं इस पर प्रतिक्रिया आती, कोई न कोई ऐसा पक्ष होता जो इसका खंडन करता। लेकिन तमाम नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ने, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने, किसी ने भी इस पूरे मामले में AK शर्मा को लेकर, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मीडिया की इस अवधारणा को अगर हम कहें कि मीडिया की अवधारणा गलत भी थी, तो कहीं से भी इसका अभी तक खंडन क्यों नहीं आया? अगर ये जरा भी बिल्कुल हवा में तीर चलाने जैसी बात होती तो निश्चित तौर पर इसका खंडन किसी न किसी इस लेवल से आ जाता। और दूसरा, सब कुछ ठीक नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब एक तरफ ये कहा जाता है कि अब योगी आदित्यनाथ को पूरी उत्तर प्रदेश में पूरी उनको खुला हाथ दे दिया गया है और अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा, तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, ये पार्टी तय करेगी, पार्टी की हाईकमान तय करेगी कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। राजनाथ सिंह को फिर से कहना पड़ता है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में ही उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव होगा। और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी पिछले ही कार्यकाल में बीजेपी में BSP से आकर शामिल हुए थे, उनका बयान आता है, वो भी यही कहते हैं कि नहीं, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन
होगा। तो ये कहीं कहीं दिखाता है कि चीजें सब कुछ ठीक नहीं है और सिर्फ मीडिया का ये कयास नहीं है, ये कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। अब चाहे वो महत्वाकांक्षाओं का टकराव हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के मन में इस तरह की एक काल्पनिक उड़ान वो भरने लगे हों कि अगले प्रधानमंत्री शायद वही हो सकते हैं, इसलिए वो अपने कद को और बड़ा करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आरएसएस को ये लगता है कि अगला चुनाव किसी भी तरह से जो एक कट्टर हिंदू उग्रवादी चेहरा उत्तर प्रदेश में उनको चाहिए, वो योगी आदित्यनाथ का ही है और इसलिए इस चेहरे की जरूरत होगी चुनाव तक, इसलिए इसको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाए। लेकिन ये वजहें चाहे कोई भी हो, AK शर्मा की जो उनकी जो उत्तर प्रदेश में जो उनका हश्र हुआ है, एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का बहुत आंखों का तारा था, एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के लिए सब कुछ कर रहा था और प्रधानमंत्री के कहने पर अपना IAS का कैरियर उसने इस्तीफा दे दिया और राजनीति में आने की शुरुआत की। और जब वो आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री की वजह से ही आज बीजेपी में हूँ, मुझे बीजेपी में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो उस व्यक्ति के साथ इस तरह से उनको बिल्कुल दूध की मक्खी जैसा बना दिया, जब बिल्कुल एक तरह से जो पद है, अगर उनको पद न भी देते, पर्यवेक्षक बना देते, शायद वो ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण पद होता। लेकिन जिस हिसाब से उपाध्यक्षों के न पार्टी दफ्तर में सबके लिए बैठने की व्यवस्था है, न सबका किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल है, तो ऐसे में अगर सब्जी मंडी में एक दुकान आप किसी और आदमी के नाम अलॉट कर दें, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है जो अंदर से बीजेपी में चल रहा है वो कहीं न कहीं ठीक ठाक नहीं है और वो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, अगर चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई और गंभीर तरीके से ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। बिल्कुल सही कहा, मैं फुल्ली आपसे एग्री करता हूं। मुझे एक चीज ये जिज्ञासा है, आप दोनों में से कोई भी बता सकता है कि क्या ये कारण हो सकता है कि ये जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खैर बहुत एग्रेसिव नेता हैं शुरू से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने, अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने प्रधानमंत्री की ख्वाहिश को नकारा कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्या ये वजह ये हो सकती है कि उनको लगने लगा है कि वेस्ट बंगाल के में भाजपा की हार के बाद, प्रधानमंत्री के इतने प्रयासों के बावजूद हार के बाद, प्रधानमंत्री अब पहले जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं रहे? क्या लगता है? देखिए ऐसा ये हमारा व्यू है कि वेस्ट बंगाल की हार में खाली प्रधानमंत्री और अमित शाह की हार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी वहां बहुत कैंपेन किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क है। यहाँ पर जो जिस तरह की का हिंदुत्व लेकर के आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो निर्णय लिए, उससे उनको इस प्रदेश में मोदी से ज्यादा इफेक्टिव माना जा रहा आज की तारीख में। अगर आप याद करें तो 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उनका प्लान था डेवलपमेंट, विकास। योगी जब मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो उनका प्लान था क्राइम मुक्त प्रदेश, लड़कियों की सुरक्षा। इलेक्शन नहीं कहाँ लड़ रहे थे प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए? उन्होंने इलेक्शन कहाँ लड़ा था? जो कैंपेन कर रहे थे यूपी, हाँ कैंपेन कर रहे थे, है ना, जो कैंपेन कर रहे थे, तो उसमें वो उनका जो कैंपेन का प्लान था वो तो क्राइम और करप्शन, अखिलेश यादव की सरकार का। तो उस लिहाज से अगर देखें तो योगी को चेहरा बनाना आरएसएस के हित में ज्यादा है, बजाय इसके कि वो मोदी को लेकर के आगे आए। देखिए क्राइम और ये जो आपने कहा कि ये दिखला करके योगी बने, क्राइम कंट्रोल दिखला करके, तो इससे और हिंदुत्व से क्या ताल्लुक है? नहीं, हम कह रहे ये दो चीजें थी। नहीं, आरएसएस तो उसी को बढ़ावा देगा ना जो हाँ, जो हिंदुत्व को बढ़ावा देगा। तो वो तो वही ये हम तो कह रहे हैं कि उनका जो हिंदुत्व वाला पक्ष था, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ बने,
चाहे वो ईसाइयों के खिलाफ हो, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो, उनके जितने भी भाषण रहे वो उनके पक्ष में सब गए। और आज अगर उनको वोट मिलेगा तो सिर्फ उसी आधार पर मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर ये कह जरूर रहे हैं कि इतना आया हमारे पास निवेश, उसमें केंद्र का जितना सपोर्ट मिला है उसके बिना नहीं हो सकता था। नहीं, कुछ चीजें तो केंद्र की ही लाई हुई हैं, जो जितना डिफेंस हाँ, कॉरिडोर तो है जिसमें बल्क इसलिए इनके इन्वेस्टमेंट है वो तो सारा केंद्र द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है। एग्जैक्टली तो उनके पास सिर्फ एक वो हिंदुत्व वाला पक्ष है जिसके आधार पर उनको आरएसएस भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पसंद करेगा। गोविंद, ये बताइए, जरा बताएं आप कि क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से ज्यादा, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड तो नरेंद्र मोदी भी प्ले करते हैं, कहते डेवलपमेंट की बात है लेकिन वो घूम फिर के उस पर आ जाते हैं, तो क्या सिर्फ भगवा पहन लेने से उनको ज्यादा बड़ा हिंदुत्व का नेता माना जाता है? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद थे उस दौरान उनका जो संगठन था हिंदू वाहिनी, उसके जरिए वो जिस तरह के काम कर रहे थे वो काम सीधे सीधे एक तरह की हिंदू सांप्रदायिकता के संरक्षण का काम एक तरह का था। और कहीं न कहीं इसकी वजह से उनकी जो छवि बनी वो बनी एक कट्टर हिंदू वादी नेता की। और अब जो जिस तरह की उनकी सभाएं थी, जिस तरह से उनका पुलिस से अनेक बार आमना सामना हुआ, अनेक जगहों पर मऊ में उन्होंने जाने की कोशिश की गई, सरकार ने उनको, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन हाँ, सरकार ने जाने नहीं दिया। इस तरह की जो घटनाएं थी उन्होंने उनको एक खास तरह का चेहरा दिया, एक खास तरह की पहचान दी। लेकिन अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी बीजेपी की वो उस पहचान और उस चेहरे की वजह से बनी, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात सच होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में अपराध का जिस तरह से बोलबाला था और भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वो एक बड़ा मुद्दा था। और उत्तर प्रदेश में आप पिछले कई चुनाव में देखिए, लगातार इसी तरह के जो राज्य की राजनीति के मुद्दे हैं, वही मुद्दे जिस विपक्षी दल ने प्रमुखता से उठाए उसी को राज्य की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया। मायावती के खिलाफ यही मुद्दे थे तो समाजवादी पार्टी को मौका मिला, समाजवादी पार्टी के खिलाफ यही मुद्दे थे तो बीजेपी को मौका मिला। और उसमें कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त का विकास, सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा था, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो एक खास जाति वोट बैंकों के अलावा जिस तरह का वोट बीजेपी को मिला, वो वोट मध्यवर्गीय वोट इसलिए मिला कि मध्यवर्ग को ये लगने लगा था कि प्रधानमंत्री की बातों में दम है और उससे राज्य का भला हो सकता है, राज्य की हालत बदल सकती है। तो आज अगर आरएसएस ये सोचती है कि वो हिंदुत्ववादी कार्ड पर ही योगी को संरक्षण देते रहे और प्रधानमंत्री को नीचा दिखाकर योगी का अपर हैंड बनाने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये भी आरएसएस की अगर ऐसी सोच है तो ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि किसी भी हालत में एक तो हिंदुत्व का सवाल, कट्टरवादी हिंदुत्व का सवाल उत्तर प्रदेश में अब प्रमुख सवाल नहीं रह गया, एक बात। और दूसरा, आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा किस तरह से इस सवाल पर आपको जनता ने मतलब उल्टा आपको आईना दिखाया और जिस रथ पर आप जीत की उम्मीद कर रहे थे उस रथ को आपको 70 के आसपास पे आके अटकना पड़ा। तो अगर आरएसएस अभी भी ये सोचती है कि उग्रवाद और कट्टर हिंदूवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार अगली भी अब बन जाएगी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश में जनता पूरी तरह से यकीन करते हुए बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देगी, तो मुझे लगता है ये संघ को भी की भी सोच में कहीं गड़बड़ी है। उनको चीजों को ठीक से विश्लेषित करना चाहिए, ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो हिंदुत्व का सवाल है वो तो आज जिस तरह से राम मंदिर में अयोध्या में जमीन खरीद के को लेकर जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं वो तो और गौण होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं अगर सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर योगी को आगे बढ़ाने की जिद आरएसएस की है तो ये जिद उनको भारी पड़ सकती है। ये आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के संकेत बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, ये जो आपने जाति वाली बात करी कि जातिवाद भी जो है, तो ये आजकल ये भी बहुत बड़ा आरोप है मुख्यमंत्री के खिलाफ कि एक विशेष जाति को बढ़ावा मिल रहा है और हर चीज में, जैसे अखिलेश के टाइम में
सब जगह यादव दिखते थे, आज थाने थाने पे आज वही स्थिति कही जाती है कि ठाकुरों के साथ है। तो और उस वजह से जो और लोग, खास तौर से जो ब्राह्मण वर्ग है, वो नाराज है। और ये बात उजागर हुई, ये सारी टीम्स जो आई दिल्ली से, आरएसएस की हो चाहे भाजपा के नेता हो, उनके सामने ये बात दोहराई गई। तो आपको लगता है इस सब के बावजूद भी ये सब चीजें जो उठी हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, तो इन चीजों को क्या बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा? नहीं, मुझे लगता है ये इस तरह के आरोप जो अतिवादी जातीयता का आरोप उन पर लगता है, मुझे लगता है ये वो जो असंतुष्ट वर्ग है जिसको संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसके हितों पर असर हो रहा है, उनकी तरफ से इस आरोप को शायद ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हों, प्रमुख सचिव गृह हों, डीजीपी हों, ये तमाम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो ये आरोप तो मुझे लगता है कि बहुत शायद जो सताए हुए लोग हैं, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है ठीक से, उनकी तरफ से ज्यादा आरोप इस तरह के हैं। ये ठीक है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री के काम ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें उनको एक खास जाति को संरक्षित करते हुए वो दिखते हैं, इस तरह के आरोप हैं। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं पूरी तरह से अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो जातीयता का जो ढांचा है, उसमें तमाम जाति समूहों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश के तहत एक तरफ राजभर समुदाय को अपने पक्ष में लाने की बात है, एक तरफ निषाद जो पार्टी के लोग हैं उनको किसी तरह से एडजस्ट करने की बात है, एक तरफ जो हाँ, वो भी पटेल लगे हुए हैं। समुदाय देखिए का। गोविंद, वो भी लगे हुए हैं। अखिलेश यादव भी उन्हीं जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लगे हुए हैं। ये ठीक है कि जातिवाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमारे यहाँ के चुनावों में हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन क्या अतुल आपको लगता है कि ये सारे चीजें जो हैं, योगी आदित्यनाथ अपने भगवा वस्त्र से और अग्रेसिव हिंदुत्व के जरिए से ये जाति के भी ऊपर उठ करके इनको सपोर्ट दिला सकते हैं भाजपा को? देखिए, योगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ और आज की राजनीति में एक ही चीज ज्यादा महत्व रखती है और वो है धर्म। हिंदू धर्म के नाम पर और एक धर्म विशेष के खिलाफ वोट देने की जब बात होगी, तब योगी से बड़ा कोई नेता यहाँ नहीं है। और उसमें इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को और धर्मों के वोट मिले हैं, लेकिन वो मोदी जी के कैंपेन में मिले थे, योगी के नाम पर सब नहीं मिले थे। तो ये तो कहना शायद गलत होगा कि सभी धर्म जो हैं वो योगी जी को वोट देने लगेंगे, क्योंकि ओबीसी तो इनसे खुश नहीं है, ब्राह्मण इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो और दलित भी। अब दलितों में भी कितने वोट इनको धर्म के नाम पर मिलेंगे, ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि वही ठाकुर उनको मारते हैं, वही यादव उनको मारते हैं। तो ये जो धर्म के नाम पर योगी जी को सब वोट मिल जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। इनको वोट जो भी मिलेगा वो सिर्फ कट्टर हिंदुत्व वाली सोच के जो लोग हैं वो देंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि धर्म की रक्षा सिर्फ यही कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर योगी और मोदी में कंपैरिजन होता है तो मुझे नहीं लगता है कि लोग चूज करेंगे किसमें। आज तक वोट जो है, देखिए भाजपा के नाम पे नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता रहा है देश के विभिन्न कोनों में, और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव उसी पे जीता गया। योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में सिर्फ एक चुनाव लड़ा गया, वो था पंचायत का चुनाव, और उसमें पार्टी की परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रही है, सबने देखा है। तो जहां तक उसका जो ये सोचा जा रहा है और ये कहा जा रहा है बार बार कि इनके योगी कैंप के द्वारा कि उन्हीं के लीडरशिप में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसमें इस बात के पे शक होता है कि कितनी फॉलोइंग मिलेगी। अगर नरेंद्र मोदी का रोल यहाँ के कैंपेन में कम रहा
तो क्या आसान होगा? और नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन आए कि 2024 के लिए उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए। उत्तर प्रदेश में जीतना उनके लिए भी उतना ही जरूरी है, शायद योगी आदित्यनाथ के लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको अपनी कंटिन्यू करने के लिए एज चीफ मिनिस्टर। नहीं लेकिन नहीं, आप मोदी का एक कैंपेन करना ज्यादा जरूरी है यूपी में, सिर्फ योगी के है, चेहरे पर नहीं जीतेंगे। तो जैसे इसी वजह से आपकी देखिए ये बात अभी भी ये तो माननी जाएगी, और गोविंद भी मेरा ख्याल इससे एग्री करते हैं कि पहले भी कह चुके हैं वो भी, कि सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा में। अभी भी काफी अंदरूनी, मुझे लगता है अंदरूनी जो खींचातानी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से केशव मौर्य जो कि ओबीसी से आते हैं, उन्होंने ये बड़े जोर शोर से कहा है कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन किसके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उन्हीं की जाति से आते हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। तो इससे लगता है कि अंदरूनी लड़ाई जो है बीजेपी में उत्तर प्रदेश में चल रही है, और खाली यहाँ नहीं, यहाँ से लेके दिल्ली तक ये जो खींचातानी है ये अभी बरकरार है। और आने वाला समय जो है ये बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो पिक्चर अभी बाकी है, देखते रहिए। और मुझे लगता है कि लोगों में जो 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 मीडिया कहा जाता है कि मीडिया अपनी तरफ से ये सोच रहा है, ये सिर्फ मीडिया की सोच नहीं है, ये आम आदमी की भी सोच है। आम आदमी से मेरा मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है। और तो ये अब कुछ ही आने वाले समय में जो है मेरा ख्याल है ये बात स्पष्ट हो जाएगी, और हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है इसका, कौन भारी बैठता है, दिल्ली या लखनऊ। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पे इसको विराम देते हैं। हम अपने व्यूअर्स से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और हमें सुझाव दें कि किस तरीके से हम ये फ्री प्रेस के द्वारा जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, और गोविंद आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर मिलेंगे, फिर इसी मुद्दे पे शायद हमें बहुत जल्दी फिर से बैठना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।